नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में आज विपक्ष की साझा रैली हो रही है। नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। 28 विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस महारैली के जरिए विपक्ष शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। रामलीला मैदान में होने वाली रैली में दिल्ली झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने जैसे तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। पहली बार INDIA गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, भगवंत मान, चंपई सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। पहली बार किसी रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद INDIA अलायंस की दूसरी बड़ी रैली हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ INDIA अलायंस की रैली आयोजित की जा रही है। रैली के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वीडियो संदेश जारी करते हुए आम लोगों से पहुंचने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, लोकतंत्र बचाओ रैली किसी एक व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं बल्कि संविधान बचाने के लिए है। बहरहाल रामलीला मैदान को पोस्टरों से पाट दिया गया है। विपक्षी नेता उत्साहित हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल 24 का रण है। रामलीला मैदान में विपक्षी दलों का महामिलन है और दिल्ली में एक हो गए तो फिर राज्यों में क्यों मतभेद है? पहल या पहेली? चुनाव से पहले INDIA अलायंस की महारैली या लोकतंत्र केवल बहाना है? असल मुद्दा भ्रष्टाचार को छुपाना है। आज हम इसी तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। उससे पहले आपको आतिशी और सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। तो चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवाल बताते हैं। वो सवाल जो न्यूज इंडिया के साथ साथ शायद आपके भी जहन में होंगे। INDIA गठबंधन के ये वो तमाम मुद्दे हैं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा INDIA गठबंधन उठा रहा है इस रैली के जरिए। ये वो तमाम सवाल हैं जिसको गठबंधन टारगेट कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जबरन वसूली की गई है, ये कहना है गठबंधन का। इस रैली का मकसद है कि इस मुद्दे को भी सामने रखा जाए। इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम टैक्स के नोटिस की बात
इसमें कही जा रही। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आज रैली में उठाए जाएंगे। सामान की बढ़ती कीमतें, किस तरीके से डेली जो है वो सामान की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा ऊंची बेरोजगारी दर। देखिए, बेरोजगारी दर के मामले में आज इंडिया कितना आगे बढ़ गया है, शायद अगर आप सुने समझे तो चौंक जाएंगे। किसानों के खिलाफ जो तमाम मुद्दे हैं उनको भी गठबंधन की रैली के दौरान हाईलाइट किया जाएगा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करने का काम इस गठबंधन की रैली में किया जाएगा। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल जुड़ा हुआ है। पूनम सिंह बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस से, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप चारों लोगों का बहुत स्वागत है सर। स्वागत के साथ मैं शुरुआत पूनम सिंह जी आपसे करूंगी। पूनम जी, कब के बिछड़े मिले हैं आज हम तुम, ये गाना गा रहा है विपक्ष, बीजेपी क्या सोच रही है? पूनम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपके पास आऊंगे। सर, राज्यों में अलग अलग राज्य में अलग अलग रणनीति के तहत काम करने वाला विपक्ष आज रामलीला मैदान में एक हो रहा है, क्या मकसद है सर? हेलो हेलो, दिनेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी, देखिए, गठबंधन रैली कर रहा है, अलग अलग राज्यों में गठबंधन की जो रणनीति है वो अलग अलग है, लेकिन आज जब मंच पर एक साथ खड़े होंगे तो क्या लगता है विपक्ष को मजबूती मिलेगी क्या? जी नमस्कार, आपको सही पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मतलब देखिए, अब बड़ी विडंबना है ये कि 2011 में जिस मैदान में और जिस जमीन पर खड़े होकर के और आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और केजरीवाल जी ने कसम खाई थी कि मैं ना भाजपा के साथ ना कांग्रेस के साथ में कोई किस प्रकार का गठबंधन नहीं करूंगा, और मतलब कि हाथों में एक कागजों का पुलिंदा लेके और बोला करते थे इसमें सभी का चिट्ठा बंद है और मैं जल्दी सबको जेल करवाऊंगा। लेकिन जेल वो तो नहीं गए, दूसरों जैसे शीला दीक्षित की सरकार और उन सबको मतलब कोसते थे, लेकिन खुद जेल पहुंच गया सर। और देखिए मजे की बात है कि इसी मंच पे, और ये देखिए कि जैसे कि उन्हीं दलों के सब लोग हैं जिनको वो कोसते थे, जिनको गालियां देते थे, वो सब इकट्ठे नजर आते हैं। केजरीवाल जी की वाइफ है वो नजर आती है, बाकी और जो दल हैं जो कि और कहीं मिले ना मिले तो मतलब ये बोलेंगे कि दल जो है वो जरूर मिल रहे हैं लेकिन दिल मिलते हुए नजर कहीं नहीं आ रहे। और दूसरा देखिए, जैसे कि अब अगर बातचीत अगर करें दिल्ली से, तो दिल्ली में आपस में किस तरह की फ्रेंडली फाइट की बातचीत है कि आपस में किस प्रकार से क्या फाइट करेंगे और कहां तक कामयाब पहुंचेगी, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन नजर सर भी आता है केजरीवाल जी दूसरे से छुड़वाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है सहयोग देके खड़ी है, क्योंकि जब पहली बैठक जब हुई थी पटना में गठबंधन की, उस वक्त भी इन्होंने शर्त रखी थी कि हिमालय, जैसे कि उस टाइम पे केंद्र की तरफ से एक जो है कोई आया था, उसका डॉक्यूमेंट आया था, उसको लेकर उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में अगर ये है कि जैसे कि अन्य जो दल हैं गठबंधन के वो अगर सपोर्ट करेंगे तब तो मैं देखिए गठबंधन की मीटिंग में शामिल होऊंगा पटना में, नहीं तो शामिल नहीं होगा। उसके अलावा देखिए दूसरी बात, जैसे कि उसके अलावा आगे अगर बोलेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो कांग्रेस थोड़े दिन में गायब हो जाएगी और लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस। दूसरा अगर बात करें जैसे कि बंगाल की, तो बंगाल में टीएमसी दीदी जो है वो एकला चलो के राह पे चल रही है और वहां पर अपने तरीके से सबने अपने अपने जो है अपने जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया और कहीं से कुछ नजर नहीं आता कि साथ साथ में कोई गठबंधन का कुछ मामला है। आरजेडी जो है इस मंच पे इकट्ठी है लेकिन आरजेडी बिहार में मंच साझा नहीं करती है। तो इसी प्रकार देखिए, जैसे वायनाड जो है मेन, जैसे कि इनके मतलब जो राहुल गांधी है, तो वायनाड की जो सीट है उस पर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो देखिए सर्वे की गठबंधन की आड़ में सिर्फ अपना भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ छुपाने की कोशिश है और एक तरह से विफल प्रयास मैं इसको बोलूँ क्योंकि कहीं से कुछ भी जो कथनी करनी है बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, और नजर इस तरह की भ्रष्टाचार को छुपाने का विफल प्रयास है ये। पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में। पूजा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूजा जी। पूजा जी, ये दिनेश जी कह रहे हैं साफ तौर पर कि रैली तो बहाना है, असल में भ्रष्टाचार को छुपाना है, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ रैली है ये। नमस्कार आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिनेश जी को भी जो साक्षात दिख रहा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर हम जो है भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आ रहे हैं तो लोकतंत्र का जो 104 स्थान पर पहुंचा हुआ है विश्व में, जो 27वां स्थान पे था, वो क्या है। तो अशोक चौहान कौन है, हिमंत विश्व शर्मा कौन है, सुभेश अधिकारी कौन है, जितेंद्र तिवारी कौन है, नारायण राणे कौन है, ये सब कौन है। ये सब भ्रष्टाचारी नहीं है। इनके अगेंस्ट जो है बीजेपी पहले जो है केस कर रही थी, जैसे अभी जो है इन्होंने कहने से आपका भ्रष्टाचार तो कम होता बोलिए। दिनेश जी जो है, तो आप कह रहे कि हमारा भ्रष्टाचार था, हमारे पर कौन सा आरोप लगा, कौन सा आरोप सिद्ध हुआ समाजवादी पार्टी के पास। आप पूछिए, मैं बताता हूँ। आप जो है आप जो है इन सबका कैसे धुल गया। इनके पास वॉशिंग मशीन है क्या भाजपा के पास में। मतलब आप इस तरह कह रहे हैं कि फलानी गाड़ी जो है उसने रेड लाइट जंप की तो मैं उससे ज्यादा दो जो लाइट है वो जंप करूंगा। दिनेश जी आप मेरी बात 2 मिनट आप वक्त हैं, आप ऐसा इधर राजनीतिक विश्लेषण बैठे होते तो आप विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो इन नामों को भी लीजिए ना साथ साथ में, पैरेलल है ना, जिनको साफ ऐसे वॉशिंग मशीन की तरह से निकाल दिया गया। आप सिर्फ विपक्ष का नाम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन से डुबो के इन तमाम नामों को निकाल दिया गया, ये कह रही हैं पूजा मिश्रा। पूनम सिंह जी हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, आपका क्या कहना है। सपा तो साफ तौर पर कह रही है कि जितने भी दागी हैं मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में जाते हैं और पाक साफ होकर निकल आते हैं। पूनम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं। पूनम जी को कनेक्ट कीजिए प्लीज। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। आप सुन पा रही हैं क्या मेरे को। बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा, वेद प्रकाश जी, आपके नाम में ही विद्रोही जुड़ा हुआ है और कांग्रेस आज झकझोर देने वाले मूड में नजर आ रही है। प्रयास सारा कांग्रेस का और महफिल लूट ले गई आम आदमी पार्टी। देखिए, कौन महफिल लूटता है कौन नहीं लूटता है महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज देश में लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं या नहीं है। स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता दुरुपयोग से मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के संसाधनों पर रोक हो, विपक्ष को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बदनाम किया जाए और जो प्लेइंग लेवल फील्ड होता है चुनाव में, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, उसमें बाधा डाली जाए। ठीक है, कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। चुनाव से ठीक पहले 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं किया ये एक अलग विषय हो सकता है, पर 2 महीने बाद भी कार्रवाई हो सकती थी। चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का क्या मतलब था। कांग्रेस को 2823 करोड़ समन तो वो बहुत समय से भेज रहे हैं सर। समन तो वो सभी को बहुत समय से भेज रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ। अभी 7 दिन पहले 19 मार्च को ही प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट दिया है 840 करोड़ रुपए के घोटाले में कोर्ट के अंदर, और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यूपीए कांग्रेस सरकार पर जो मोदी भाजपा आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार का, वो झूठे थे। अगर वो आरोप झूठे थे तो आपने पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस यूपीए सरकार को बदनाम क्यों किया। क्या मोदी भाजपा देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने वोट बैंक की गंदी और ओछी राजनीति के लिए झूठी बात कही, कैग रिपोर्ट का हवाला दिया। क्या सारी संस्थाएं गलत थी एकदम, क्योंकि उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया। एनसीपी को तोड़ते ही उनको क्लीन चिट मिल जाती है। छगन भुजबल के खिलाफ केस बनाया ईडी ने, उनको जेल में डाला, और जब वो टूटकर इनकी सरकार में महाराष्ट्र मंत्री बन गए तो सर ईडी क्या कहती है कि फाइल गुम हो गई। और पता नहीं कितने नेता हैं जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और आरोप लगाने के बाद जब वो शामिल हो जाते हैं तब कहते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं। पूनम जी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से ही आपके सामने आया है कि ईडी, आईटी और सीबीआई ने 41 कॉर्पोरेट घरानों के यहाँ छापे मारे।
और जो ही कॉर्पोरेट घरानों के छापे मारे उन पर बिल्कुल एफआईआर आपकी आवाज आ रही है मैम। 2 दिन से लेकर छगन भुजबल से लेकर के प्रफुल्ल पटेल तक सभी के नाम गिना दिए और बोले कि कार्रवाई 2 महीने बाद भी हो सकती थी, अभी क्यों कर रही है जो सरकार। और हम तो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी ब्लैकमेलिंग का काम करती है। आप क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, ये लोग बैठ करके डिबेट में इस तरह से झूठ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। करुणानिधि और जयललिता और जेएम के शिबू सोरेन को जेल में गए थे, उस समय किसकी सरकार थी? तो भी ये लोग कहेंगे कि मोदी जी अमित शाह जी ही करवा रहे हैं। ये लोग बताए कि ईडी और सीबीआई के समय में जब ये सरकार बनी थी, इनकी सरकार थी, और उस समय से इन लोगों केजरीवाल जी, एक जो चीज है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं ईमानदारी का पुजारी हूँ। यही केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में धरना में बैठ करके करते कांग्रेस के नेताओं को कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, इनको जेल में डालना चाहिए। आज वही केजरीवाल जी जेल के अंदर है और फिर भी ये सब भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो करके और चाहते हैं कि हम लोग केजरीवाल जी को बचा ले। ये बताने का काम करे कि मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी थे और बंगाल की शाहजहां जेल में है, ये बताए कि क्यों है। यदि ईडी अपनी काम कर रही है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी के हमारे पार्टी पे ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपको जाकर के सीबीआई कोर्ट में जाकर के पूछना चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए। इसमें तो ना भाजपा कुछ कर सकती है, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर सकते हैं। आप अपने स्टैंड को लेकर के क्लियर कीजिए, लेकिन आप लोग झूठा प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, आरोप पर आरोप लगाते रहेंगे। नहीं, आज स्टैंड क्लियर किया है इन्होंने, आज स्टैंड क्लियर किया है और आज रैली भी हो रही है। रैली को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है पूनम जी? आज इस रैली से साबित होगा कि सारे भ्रष्टाचारी एक होकर के, एक जो न्याय करने वाले हैं और जो विकास की बात करते हैं, पूरी देश और दुनिया ने जिसके विकास के नाम पर उनको स्वीकारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, ये लोग भ्रष्टाचारी मिल करके चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को विकास की गति को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता रोकने वाली नहीं है। देश की जनता ने समझ लिया है कि देश को विकास के रास्ते पर कौन ले जा सकता है और विनाश की ओर कौन ले जा सकता है। इनके रैली से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये रैली इनकी फ्लॉप होगी और जनता 24 पूजा मिश्रा जी आपका काउंटर है। को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर रहेगी। कितनी भी गठबंधन कर ले, कितनी भी रैलियां कर ले, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। पूजा जी, पूजा मिश्रा जी जी पूनम जी कह रही हैं कि बहुत कार्य किया हुआ है, तो मैं चाहूंगी पूनम जी कार्य को भी गिना देंगी। आप जो है जैसे कह रहे हैं कि इनको पता ही है कि इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी हो रखी हुई है, पर ये बताएं कि ये इतनी जो इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी हो रखी है वो कन्फाइंड कितने में है। आपको पता है कि जो है डाटा कहता है कि जो 92 मिलियन जो है लोग हैं, उनमें से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 41%। वेद प्रकाश जी को आवाज नहीं जा रही है, प्लीज टीम उनसे कांटेक्ट कीजिए। जी पूजा अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप काम तो बता नहीं रही, सिर्फ हवाई बातें किए जा रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए इतना बौखलाहट है इनका कि जो है उठाओ सारे जो है सारी मशीनरी का इस्तेमाल करो। आप कहते हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जब आप जिसके अगेंस्ट में ईडी सीबीआई जा रही होती है, अगर आपके पार्टी में आता है, नीतीश जी जैसे ही पार्टी से आपके अलग हुए थे, आप एनडीए को छोड़े हुए थे, तो उनके पास जाने लगी थी ईडी सीबीआई। जैसे उन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन कर ली, आपके साथ में एनडीए में चले गए, तो फिर आप उनके पास में नहीं जा रही है। आप उनके पास ही क्यों जाती है जो विपक्ष में है? जो आपके पास चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है? आपका पूरा इतिहास उठा के देख ले, पूरे देश भर में। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं पूजा जी लूंगी, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जाने से पहले आपको बता दें कि रैली स्थल पर शरद पवार सहित कई दिग्गज अब पहुंचने लगे हैं और दिग्गजों के पहुंचने के साथ अब हुंकार भी होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2024 के रण के लिए विपक्ष का महामिलन हो रहा है और ये महामिलन असल में पहल है या फिर एक मौका भ्रष्टाचार को छुपाने का? इन्हीं दो सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को अंत तक ले जाने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं, बीजेपी से वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस से पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी, दिनेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी।
विपक्ष एक हो रहा है, एक मंच पर आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री भी कई मंच से बोलते रहे हैं ये बात कि विपक्ष एक ऐसा विपक्ष देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जो हमें टक्कर दे। तो क्या अब उस विपक्ष की परिकल्पना का साकार होते हम देख पा रहे हैं? नहीं पूजा जी, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आपने ये पहली बात जो बोली बिल्कुल ठीक बोली कि जैसे कि एक अच्छे लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की जो है भूमिका बहुत अहम होती है। क्योंकि अगर सरकार कुछ अगर बाई चांस ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब भटकाव के रास्ते पे है या कहीं ना कहीं उससे बेहतर कुछ करने की उसमें कोई सलाह देने की भूमिका में अगर विपक्ष रहे तो बहुत बढ़िया रहता है उससे। क्योंकि जैसे भाजपा का नजर है कि भाजपा इससे पहले ज्यादातर समय में विपक्ष में रही है, मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में रहने वाली पार्टी के रूप में भाजपा है मेरे ख्याल से। और उससे ज्यादा मेरे ख्याल विपक्ष में किसी ने कोई भूमिका नहीं निभाई और अपने तरीके से मजबूत। और अभी भी जैसे याद आता है कि सुषमा जी हो गई, स्मृति ईरानी हो गई, अरुण जेटली हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, तो कहीं ना कहीं टक्कर लेते हुए नजर आते हैं, कहीं सिलेंडर के साथ में किसी चीज को लेकर के उतना जोरदार तरीके से और पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर कोई नहीं आया। तो अभी की चीजें अगर जैसे दिखाई दे रही है तो उस तरीके से मतलब विपक्ष दिखाने के नाते अगर आ जाए एक मंच तो वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज कहीं ना कहीं आपस में सर फुटबॉल की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के बीच में कह लें और कुछ कह लें, क्योंकि जैसे बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है तो कांग्रेस कहीं भी अपने कुनबे को समेट के अपने कुनबे को समेट नहीं पा रही। ये जो आखिरी दाव रहा, केजरीवाल को ईडी जब ले गए, ऐसा नहीं लगता कि इस आखिरी दाव ने संपूर्ण विपक्ष को एक सूत्र में बांध दिया है? सीमेंट की भूमिका में भले ही कांग्रेस अपने आप को समझती हो, लेकिन केजरीवाल आ गए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। ये कहीं ना कहीं देखिए पहले से मेरे ख्याल मुझे लगता है कि पहले से मतलब कि ये बोलें कि प्री प्लान्ड योजना मैं समझता हूँ इसी को। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जैसा अगर ये अपने आप को कहते हैं तो मतलब कोर्ट से भी इनको बोलेगा कि आप कोर्ट से अलग नहीं है ऐसे। तो देखिए पूजा जी, अगर कोई आदमी जैसे सामान्य व्यक्ति अगर है, वो पुलिस की भी अगर दो सम्मन अगर कोई अगर मतलब अगर फेल करता है, उनको अगर तामील नहीं करता तो उसकी गिरफ्तारी होती है। इनको तो नो जो सम्मन है उसमें इन्होंने 18-20 जो है बहाने दिया थे, तो तब भी इनको गिरफ्तार नहीं। तो ये मेरे ख्याल से टाइमिंग मिलाना चाह रहे थे कि जितना मतलब खींच सकें इसको खींच करें। और मुख्यमंत्री मतलब जो है उसकी कुर्सी की आड़ में कहीं ना कहीं छुपे बैठे थे कि भाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो इसका शोर बहुत ज्यादा होगा। और पहले से शायद ताकीद कर रखी हुई विपक्षी दल जो है वो भी इसी ताक में बैठे थे, क्योंकि मुद्दा इतना लोगों के पास विपक्ष पे है, उनके पास में इतना मुद्दा नहीं था। आपस में सिर्फ सीट शेयरिंग और अन्य चीजों को लेकर लड़ते भिड़ते नजर आए, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे अभी भी फिलहाल जैसे अगर देखें तो आरजेडी का और कांग्रेस का जो स्टेप मतलब एक जैसे जो पूर्णिया सीट थी उसमें सीधा सीधा जो तेजस्वी यादव मंच पे नहीं आया थे, तो उसी प्रकार से जैसे पहले अपने तरीके से अगर पहली चीजें दुरुस्त करके अगर चीजें अगर सॉर्ट आउट करके तो आते ठीक रहता है। लेकिन चीजें वो नजर नहीं है। अभी सिर्फ ये नजर आ रहा है कि केजरीवाल जी को छुड़ाने के लिए सिर्फ एक तरह से रैली चल रही है या उनकी पत्नी उनकी ब्रांडिंग करने की रैली चल रही है, जिससे कि जनता उनको नकार ना दे। क्योंकि इससे पहले विफल मेरे ख्याल से कोई अपने तरीके से इन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने मना कर दिया था कि केजरीवाल जी की पत्नी अगर आएंगी तो उसमें परिवारवाद का हम पे आरोप करेगा। अभी की बात मतलब सिर्फ एक तरह से मान के चले कि एक मुद्दा जरूर मिल गया है, लेकिन ये मुद्दा कितना लंबा चल पाएगा उस पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब जो साक्ष्य हैं वो इनके विरुद्ध वेद प्रकाश जी, ये मुद्दा कितना लंबा चल पाएगा? अरविंद केजरीवाल का मुद्दा कितना लंबा चल पाएगा? देखिए पूजा जी, वेद प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शैली ओबराय क्या कुछ कह रही हैं, दर्शकों को सुनाएंगे। चलिए वेद जी अपनी बात पूरी कीजिए। पूजा जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी जी जिस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं उससे ही पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा कि वे भूमिका नहीं निभा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस लगातार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है? ये दूसरी बात है कि मीडिया हमारी बात को दिखाता नहीं और इन तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों को वो दिखता नहीं। और यदि हम साफ कर रहे हैं बार बार कि ये केवल केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, मुद्दा ये है। उसमें एक मुद्दा ये भी है कि मैं 2 मुख्यमंत्री दिनेश जी को और वेद जी को स्क्रीन पे लाएगा जी। एक मुद्दा ये भी है कि भाई कांग्रेस के खिलाफ 1823 करोड़ के इन्होंने वो दे दिए, नोटिस दे दिए, विपक्षी दलों को दे दिए, प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब जो हम कह रहे हैं वो तो मुद्दा नहीं है और जो हमारे विश्लेषक साथी कह रहे हैं वो मुद्दा है। ये उनकी सोच हो सकती है। बोलना चाहूंगा नहीं, आप बोल लेना, आपकी हमने बात बड़ी सारी
राजनीतिक विश्लेषक का काम नहीं, आपकी बात को मैं बता रहा हूँ, आपकी बात को ऊपर करके बता रहा हूँ। आप लोग भी जो थे, जो मतलब ऊपर थे, जो शराब कांड है बेटी, मतलब देखिए आप अच्छे प्रवक्ता हैं, शराब कांड अगर करने वाले आप लोग भी थे, आप लोग ज्यादा मुखर थे, भाजपा से ज्यादा मुखर आप लोग थे। जवाब दे देना आपका अधिकार है, मैं आपका अधिकार ठीक है, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। आपने जो चाहा कहा, आपकी स्वतंत्रता है। मैंने आपकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। आप अपना विश्लेषण करें, आपका अधिकार है। मेरे बाद आप कर लेना, पर मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आपका विश्लेषण गलत है। इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि आपका विश्लेषण बायस्ड है, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? जब हम पर आरोप लगा सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारी बात पर आपको अगर आपत्ति होगी, यह आपका विचार हो सकता है। आपकी मैं स्वतंत्रता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। जिस तरह आपको अपनी बात कहने का हक है, उतना मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। ठीक है वेद जी एक सवाल है मेरा। एक सेकंड, हम पर तो विपक्ष पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, यही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दो बातें सबके सामने आ गई कि भाई 41 कंपनियों पर, कॉर्पोरेट घरानों पर ईडी, आईटी, सीबीआई ने छापे मारे, और छापे मारते ही 2 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में 2,592 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को दे दिए। ये भी आया कि भाई 31 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जिनसे 2004 करोड़ के बॉन्ड लिए और उनको 3.80 लाख करोड़ के ठेके दे दिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार है या आरोप का भ्रष्टाचार है? अब केजरीवाल का ही मामला ले लो। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का 100 करोड़ का आरोप है। जिस साउथ कार्टेल का आरोप है, उसका एक व्यक्ति को आपने अप्रूवर बनवा लिया, और अप्रूवर बनने के बाद आपने क्या किया कि उससे आपने 55 करोड़ रुपए का वेद जी जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं सर, जवाब भी ले लेते हैं। लास्ट बात, और आपने एक काम और किया, एक जो दूसरा गवाह है उसके बाप को, फादर को टीडीपी से एमपी की टिकट दिलवा दी। क्या यही आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? ठीक है दिनेश जी। हाँ, आप देखिए पूजा जी, सिलसिलेवार तरीके सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर शुरू करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन पार्टीज ने भाजपा को दिया, पहले भाजपा को चंदा दिया, उन्होंने कांग्रेस को भी दिया, पहली चीज। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो आप मतलब है कि नोट किनने वाली मशीनें हाफना शुरू कर दी हैं। आपके जो सांसद उनके यहाँ से इतना पैसा मिलता है 350 करोड़ रुपया, वो किस तरह का दूध बेच के थोड़ी पैसा कमा रखा। उसके अलावा तीसरी बात पर अगर आते हैं कि जैसे कि शराब कांड वाली बात बीजेपी ने शायद मतलब थोड़ा फुसफुसाहट में बोला, और आप लोगों ने उससे ज्यादा मुखर होकर के व्यक्ति आपकी पार्टी ने खूब बोला। और दूसरा, संदीप दीक्षित जी जो है वो खूब मुखर रहे, वो इस गठबंधन के पूरे के खिलाफ थे, ना पंजाब में थे गठबंधन के साथ में और ना दिल्ली में। और उनकी माताजी को जब भला बुरा बोला गया तो अपने स्वाभाविक रूप से कि अगर किसी की मतलब माताजी का अगर बोला जाएगा तो बेटा कहीं ना कहीं उसके मतलब उसके उस बारे में विरोध करेगा। तो उस प्रकार से ना तो अजय माकन और ना संदीप दीक्षित दोनों इसके खिलाफ थे, और दोनों ने मुखर होकर के, जैसे कि जब कोरोना काल में इनका आलीशान पुतला बन रहा था केजरीवाल जी का, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया, शराब कांड को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये आपकी चीजें हैं। दूसरा, जैसे कि आरजेडी के लोग इसमें इस मंच पे आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो उनके लोग और आप लोग तो आपस में जो फ्रेंडली फाइट जो चलती है बिहार में है, उसके बारे में आप बता दें कि क्या करना चाहिए कैसे। तो मैं चीजें अपने तरीके से कोई निष्पक्ष रूप से बता रहा हूँ, जो चीजें नजर आ रही है। जब तक 4 दिन पहले तक आप लोग गालियां देते थे, और आज एक मंच पे आकर के अगर बात करें तो इससे मैसेज क्या जाएगा? वेदी आप बताएं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी जगह बात अच्छी कर रहे हैं, पार्टी का पक्ष अच्छा है, आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उसके साथ में देखिए, मेरी बात स्वतंत्रता से उतने तरीके से मैं वही कर रहा हूँ जो चीजें नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं चीजें देखिए, अगर पक्ष में आप लोग खुद उस चीज से एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे ये मान के चले हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अगर जैसे कि आपके सबसे मेन लीडर में सामने मोदी के टक्कर में राहुल गांधी हैं, तो वायनाड में उनकी सीट काट करके सामने अगर अपना कैंडिडेट अगर खड़ा कर दिए कम्युनिस्ट पार्टी। दिनेश जी, तो यही बात रिपुटेशन मोड में है सर, यही बात मैंने अपने एंकर में भी बोली थी, यही बात रिपुटेशन मोड में। मैं एक विषय समझना चाह रही हूँ, मैं एक विषय समझना चाह रही हूँ। वेद जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप दोनों ने बहुत लंबे समय तक बोला, मैं पूजा जी के पास जाऊंगी। पूजा मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाइए। चलिए बोलिए।
अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, धीरज साहू के 350 करोड़ रुपए बरामद हुए, क्या हमने बचाव किया? और क्या धीरज साहू के 350 करोड़ बचाव के बाद खुद आईटी ने मान लिया कि वो सफेद धन था, केवल 50 करोड़ लोगों का हिसाब, 50 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, उस पर उन पर वो लग जाएगी। आईटी मान चुकी और मेरा राजनीतिक विश्लेषक अभी मानने को तैयार नहीं है। और क्या भाजपा में जो भ्रष्टाचारी है, मैं मान रहा हूं, हमारे लोगों पर आरोप लगाए, मैं मान रहा हूं, हमारे मतभेद है, मैं मान रहा हूं, पर क्या भाजपा में जिनको भाजपा भ्रष्टाचारी बताती थी उनको पाक साहब बता रही है, आप उन पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? जो वॉशिंग मशीन में नहा धोकर पाक साहब हो रहे, क्या आपने एक भी उसकी आलोचना की? पूनम जी आपका काउंटर है, पूनम जी आपका काउंटर है। वेद प्रकाश जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, आपका काउंटर है। देखिए पूजा जी, ये बताने का काम कह रहे कि भाजपा में जितने भी आरोपी है, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप बताइए कि किसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बचाने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ना किसी के गुनाह को माफ करने का काम किया है, कोर्ट अपना काम कर रही है। ये सारा सब गलत आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि आप बताइए ना, आपके नेता केजरीवाल जी जेल के अंदर है, आपकी सोनिया जी और राहुल जी बेल पर छूटे हुए हैं और आप बात करते हैं, अरे आपके पार्टी के नेताओं का तो गुनाह साबित हुआ है, इसके बावजूद आप एक भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप लोग जुर्मानियां कर रहे हैं। पूनम जी देखिए, अगर इस वाले मुद्दे पे जाएंगे तो इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि कई मुख्यमंत्री, कई गृह मंत्री, कई प्रधानमंत्रियों ने अपने ऊपर लिए केस भी वापस लिए हैं। मैम चलिए, वेद प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी सर। सवाल मेरा सीधा है और सवाल ये कि 24 के रण के लिए विपक्ष की भूमिका क्या और मुखर हो जाएगी इस रैली के बाद? आप कहां देखते हैं भूमिका को? बिल्कुल, मैं एक सेकंड बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। पूनम जी ने मेरे से सवाल पूछ लिया, मैंने नाम गिनाए थे, अजीत सिंह, भुजबल और अपना आसाम का, इन पर ही सोच लें। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, 24 का रण सीधा 24 का रण एकदम डायरेक्ट है। एक तरफ मोदी जी और उनका एनडीए गठबंधन है और एक तरफ कांग्रेस इंडिया अलायंस का गठबंधन है। अब देश की जनता को तय करना है कि वो लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना चाहते हैं या मोदी जी की झूठ और लूट की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कानूनन लूट जो देश में चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो देश की संपत्तियां 1% लोगों के पास 40% इकट्ठी हो गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। लेकिन वेद प्रकाश जी, चलिए ठीक है, लोकतंत्र को जनता बचाना चाहे, आपकी रैली के साथ जाना चाहे, विपक्ष के साथ जाना चाहे, तो जाए किसके साथ? राज्य में टीएमसी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, बिहार में आरजेडी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, कहां किसके साथ जाए सर? पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए सर? यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी क्लियरफाई कर दीजिए सर। जी, आपका सवाल ही बेमानी है। दो प्रांतों में प्रॉब्लम है केवल, बंगाल में प्रॉब्लम है कि टीएमसी का कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ, इतनी प्रॉब्लम है। आरजेडी से क्या प्रॉब्लम है, समझौता हो चुका है। और दूसरी प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। पंजाब हम पहले ही कह चुके हैं, हम जिस दिन हमारा गठबंधन बना था उस दिन से हम कह रहे हैं कि 400 सीटों पर लगभग हम गठबंधन करेंगे और 100 सीटों पर हमारी फ्रेंडली फाइट होगी। हमारे जो मतभेद है वो भी हम बड़े साफ कर रहे हैं। हमने कहा कि पंजाब के अंदर सत्तारूढ़ दल आप पार्टी है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, हम समझौता कर बीजेपी को स्पेस नहीं देंगे, हमने स्पष्ट कहा। बंगाल में हमारी समस्या क्या है कि ममता जी किसी भी हालत के अंदर कम्युनिस्टों से समझौता नहीं करना चाहती। वहां हमारी जो राज्य इकाई है वो कम्युनिस्टों से समझौता करना चाहती थी। अगर हमने रणनीति के तहत वहां अपना कम्युनिस्टों से समझौता किया है। बंगाल, आपने वायनाड का सवाल पूछा, हमने पहले भी कहा था, पिछला चुनाव भी हमने कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ा था। वहां भी दो ही है, कम्युनिस्ट है और हम हैं, लेफ्ट है और यूडीएफ है। तो कई समझौते हमने रणनीति कर रहे हैं जो हमने न छुपाए हैं न दबाए हैं। पर क्या भाजपा में ऐसा है क्या? राजभर जी क्या कहते थे उत्तर प्रदेश में
बीजेपी के बारे में। मुख्तार अंसारी जो कल ही मारे गए हैं, उनका बेटा एनडीए का घटक दल का एमएलए है। जब उसकी वोट चाहती है राज्यसभा के लिए तब तो बहुत अच्छा है मुख्तार अंसारी का परिवार, और जब वोट नहीं चाहिए तो बेकार है। ऐसे अंतर विरोध भाजपा में भी है। बीजेडी इनके साथ हमेशा इनके साथ अंतर विरोध तो अंतर मुख्तार के मामले में वेद जी, मुख्तार के मामले में वेद जी, मुख्तार के मामले में अंतर विरोध तो सपा के अंदर भी है सर। पूजा जी कुछ बोलेंगी? मैं स्वीकार कर रहा हूं मैडम मैं छुप नहीं रहा मैडम, मैं तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर वेद प्रकाश जी कि उनका बेटा जो है एनडीए के घटक दल के साथ में खड़ा हुआ है, और जब उनका वोट लेना होता है तो मुख्तार अंसारी अच्छा हो जाता है, और जब वोट नहीं चाहिए तो मुख्तार अंसारी खराब हो जाता है। बायस्ड फेस। तो मेरा कहना यही है कि ये बीजेपी के लिए है, ये समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लिए कह रहा हूँ जी, एनडीए का बिल्कुल आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन यही सवाल मैं सपा से पूछ रही हूँ। जी पूजा जी अपनी सवाल पूरा करिए। सवाल यही है कि मुख्तार अंसारी के लिए जो सिंपैथी दिखानी चाहिए थी वो सिंपैथी तो आई नहीं, जब जरूरत थी उनकी तो उनका इस्तेमाल हुआ। ऐसा नहीं है कि जो है सिंपैथी दिखा रहे हैं या दिखाई नहीं, हम लोकतंत्र के साथ है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के साथ है। अगर आप देखेंगे तो फेक एनकाउंटर जो है यूपी में सबसे ज्यादा हुआ है। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी वोट बैंक के साथ है। बीजेपी तो कुछ भी कह रही है, वो तो कह रही है कि जो है हम जो है विदेश में डंका बजा रहे हैं, उसके बाद में कहती है विदेश हमें कम दिखाना चाहती है। तो फिर कौन सा डंका बजा रहे हैं आप विदेश में, जो विदेश की एजेंसी आपको कम दिखाना चाहती है? इनके तो दोगलेपन का कोई भरोसा ही नहीं है। ये आ रहे मेरठ में जो है करने के लिए अभी आज करेंगे रैली, तो क्या बोलेंगे कि आपके 600 किसानों की जो आत्महत्या की आप उसके नाम पे वोट दीजिए हमें? क्या कहेंगे कि जो है हमने आपका जो भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी, आप उसके नाम पे वोट करिएगा। और 500 करोड़ जो है बकाया जो बचा है किसानों का, जो है उनको मूलधन नहीं मिल रहा हुआ है, उनके लागत का चीनी मिल नहीं दे रही है, गन्ना किसानों को पैसे उनको नहीं दे रही है, तो वो उस पे आके वोट मांगेंगे क्या? और लड़ा रहे वरुण गोयल जी को। वरुण गोयल जी कहते हैं कि चुनाव के बाद में मैं रहूंगा कि नहीं क्षेत्र में, ये समय बताएगा। तो बीजेपी की बात पे अगर चले जाएंगे तो इनसे दोगला तो कोई और है ही नहीं। और जो बीजेपी की बात पे ना जाएं, पूजा जी बीजेपी की बात पे ना जाएं, लेकिन ग्राउंड पर जाएं। तो आज मंच साझा कर रहे हैं जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ में। बिल्कुल साझा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी से किसान कितना नाराज है? जितना जो है जो चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने से किसान खुश, उतना आपके साथ में थे तो किसान खुश थे, अब उनके साथ गए तो किसान नाराज हो गए। बिल्कुल। अगर आज वो फिर किसान का आंदोलन लड़ते हैं, किसान जिनके अगेंस्ट लड़ रहा था, जिनको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, बॉर्डर पे रोक दिया गया, कोर्ट कह रहा है कि आप उनके साथ ऐसे बदतमीजी ना करिए। पूनम जी काउंटर है आपका, पूनम जी को और पूजा जी को स्क्रीन पे लाइए जी। पूजा जी अपनी बात पूरी करिए। तो मैं कह रही हूँ कि जब किसान को आपने रोक दिया, आप बताइए कि आप अजय मिश्रा को टिकट दे देते हैं लखीमपुर खीरी से, उनका बेटा किसान के ऊपर गाड़ी चला देता है, आपको शर्म नहीं आती? आप किस मुंह से जाएंगे वहां पे उनसे जो है वोट मांगने के लिए कि न तो हम आपको एमएसपी की गारंटी दे सकते हो, आपके यूरिया में से 10 किलो यूरिया चुरा लिया जिस सरकार ने, हम उस सरकार के लिए जो वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। जयंत चौधरी जी भले वो अभी जो है चले गए हुए भाजपा में, किस मुद्दे को लेके भाजपा में गए मुझे नहीं पता, जयंत चौधरी जी जानते होंगे, लेकिन इस चीज को देख के हमें लगता है चौधरी चरण सिंह जी भी स्वर्ग से जो है उनको शर्मिंदा हो रहा है कि ये मेरा पोता कर क्या रहा है। मैं जिस लड़ाई को लेके आगे बढ़ रहा था और ये उसी लड़ाई को जो अगेंस्ट है उनके साथ में जाके मिल गया हुआ है। बार बार कहना है कि एमएसपी की गारंटी, अगर ये इतने किसान के जो है हितैषी थे तो इनको अपना कानून वापस क्यों लेना पड़ा? किसानों को क्यों रोकना पड़ा वहां पे? और इन्होंने क्यों महिलाओं के साथ में जो भी क्राइम होता रहा? अगर क्राइम का देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश में, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री, भाजपा के मंत्री बताते हैं कि 5 साल में 55,000 वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा हुआ है। फेक एनकाउंटर में आप सबसे आगे हैं, गुजरात मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टोडियल रेप में जल्द ही ये भाजपा यूपी जो है छोड़ेगा गुजरात को पीछे और ये भी आगे चला जाएगा। पूनम जी बार बार कहते हैं कि युवाओं को दिया हुआ है रोजगार, तो मुझे बस इतना बता दें कि अगर आपके मैनिफेस्टो पे चले जाते हैं तो अब तक आज की डेट में 40 करोड़ जो है रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो क्या मिले? हरियाणा में जो है आपका पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, इन सब पे क्या हुआ?
और अगर आप सिर्फ वादे करते चले जा रहे हैं, आपके 15 लाख रुपए जो है अकाउंट में आएंगे, वो सारे आए क्या? मैनिफेस्टो की ही बात कर रहे हो तो मैं सिर्फ आपकी ही बात कर रही हूँ। आपकी योजनाएं ग्राउंड पे, ये विपक्ष नहीं कह रहा है। आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी जो आप किसानों के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पूनम जी काउंटर है पहुंच रहा है। आपका जो पैसा जो है पूजा जी, ये किसानों की बात करिए। जब आपने देखे हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लोग यूरिया के लिए रात दिन लाइन लगा करके मरते थे और यही कांग्रेस का ब्लॉक। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सुनिए तो, आप सुनिए पहले, आप सुनती नहीं है। हमने आप सच बोलिए ना, आप सच बोलिए, आप सच बोलिए, बिना हवा हवाई बातें मत करिए। अगर आपके पास पैसे हो तो तरह के बात करिए, तथ्य के साथ बात करिए, बताइए किसका डाटा रहता है। मेरे पास एनसीआर में रह के निशान बड़ा हुआ है, एनसीआर में डाटा करने की जो है आप एक तिहाई मर रहे ऐसे आज यूरिया की कहाँ कमी है? आप बताइए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ से अधिक किसानों को, आप सिर्फ बात यही कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके अलावा कुछ बोलिए। आप क्या बात कर रही है? भारत आज आप बताइए गैस की यूरिया कहाँ और क्यों गया? आप बताइए गैस सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा, कहाँ क्यों बढ़ा? आप बताइए महिलाओं के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी के पास में जाऊंगी। फ्रेम को रिज्यूम कीजिए। दिनेश जी, पूनम जी को भी आपने सुना, पूजा जी को भी आपने सुना। साफ तौर पर जी मुझे बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जी पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन 2023 में सफल रहा। ये पूरी चीज और दुनिया ने देखा। आज हवाई अड्डों को सुना 2 गुना पर वो हमेशा निष्पक्ष बात किया 50 हो गई है। ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। आज मुझे 47,45,000 करोड़ नहीं लगे, ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने 95% कर रहे हैं। क्या गया? नहीं पूजा जी, हो सकता है कि जब आपने उनको निष्पक्ष बोलते हुए सुना हो तो मुद्दा कुछ और हो। आज मुद्दा ही बड़ा कंफ्यूजिंग है और मुद्दा ऐसा है कि गठबंधन की रैली तो हो रही है लेकिन उस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ रख दिया गया है, पर उसकी अनुपालना गठबंधन, धर्म की अनुपालना गठबंधन खुद ही नहीं कर पा रहा है। मुद्दा ये है मैम। नहीं, गठबंधन कर रहा है। मैं जो है दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी फिर से कि मैंने हमेशा विश्लेषण सुना हुआ है आपका और पहली बार मुझे ऐसा खेद हो रहा है कि आपका विश्लेषण कहीं ना कहीं जो है बायस होके चला जा रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, पर आप बीजेपी के प्रवक्ता जैसे साउंड कर रहे हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वेद प्रकाश जी, दिनेश जी आऊंगी मैं आपके पास। वेद प्रकाश जी, आपका फ्रेम म्यूट है सर, उसको अनम्यूट कीजिए। बात कर रही थी जी जी मैं जी, किसानों के आंकड़े इनको देता हूँ। इनके 10 साल के अंदर पैडी का, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, पूजा जी, बहुत आंकड़े हैं और वो आंकड़े लगातार आर्टिकल में छप रहे हैं, पेपर में छप रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो ब्रांडिंग है उसके सामने विपक्ष फेल हो जाता है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है पूजा जी। मोदी जी की ब्रांडिंग केवल आजकल गोदी मीडिया में रह गई है, जनता के अंदर कोई ब्रांडिंग नहीं है। उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको। सर, ये मुद्दे लेकर ग्राउंड पे नहीं जा पाता विपक्ष लेकर। जा रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में भी, पिछले वर्ष 7 चुनाव हुए, 3 में कांग्रेस जीती, 3 में बीजेपी जीती, पर जो हम 3 जीते उनकी चर्चा नहीं करते। लास्ट के 5 की करेंगे कि भाई कांग्रेस 3 में हार गई, पर जो हम 3 जीते उनकी चर्चा नहीं होगी। हम 4 करोड़ 90 लाख, हमको 92 लाख वोट मिली हमने हारने के बाद। 5 चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। हमको मिली 4 करोड़ 92 लाख वोट, बीजेपी को मिली 4 करोड़ 80 लाख वोट। हाँ, राज इनको मिला 3 राज्यों में, पर वोट तो हमको 4 करोड़ 92 लाख मिली जनता की। इसका मतलब क्या है कि मुद्दे तो हमारे जनता पे जा रहे हैं, परंतु विनिंग स्ट्राइक की जो हमारी रणनीति थी वो कामयाब नहीं हो रही। ये बात तो मान लूंगा मैं आपकी। अब जब हमने गठबंधन कर लिया और हमने व्यापक गठबंधन कर मुद्दे हमने पहुंचाए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस मात्रा में भारी भीड़ जुटी,
तो इसका मतलब है मुद्दे हमारे पहुंच रहे हैं, और जब हमारे मुद्दे भी पहुंच रहे हैं और हमारा व्यापक गठबंधन भी हो रहा है, तो इसका लोकसभा चुनाव पर आपको व्यापक असर भी दिखेगा। और जो हमारी स्ट्राइक रेट कम हो गया था रणनीति के वोटों के कटने के कारण, वो भी बढ़ेगा। तो ये सारी बातें ठीक है वेद प्रकाश जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दिनेश जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। हमें तो चुनाव लड़ने से भी रोका जा रहा है, हम पर तो हमारे तो खाते भी फ्रीज किए जा रहे हैं। ठीक है सर, दिनेश जी से मैं पूछ लेती हूँ। सुन नहीं रहा दिनेश जी, तमाम विषय विपक्ष के पास, और विपक्ष कह रहा है कि जो स्ट्राइक रेट में कमी थी वो भी अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम गठबंधन के साथ आ रहे हैं, और गठबंधन के साथ आने की वजह से अब मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, जो मूड स्विंग था गठबंधन का वो अब सेटलमेंट पे आ गया है और वो सेटल हो जाएगा, ये कह रहे हैं वेद प्रकाश जी इस रैली के बाद। पूजा जी, वेद जी को इस बात के लिए कि बस आपको इस बात जो मान रहे हैं इसके लिए 2 नंबर पे एक्स्ट्रा दीजिए। पूजा जी बेहतरीन प्रवक्ता वाले, देखिए पूजा जी, वेद जी और सुभाष प्रवक्ता हैं, तो तीनों बेहतरीन इंसान है, तीनों बेहतरीन तरीके से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ। देखिए होता है जैसे मैं अगर कोई बात बोलूंगा, पूछे कोई बात तो किसी को बुरी लगेगी, लगती है। मैं देखिए मेरा काम सर्वे है, अच्छी बुरी के लिए मुझे क्षमा करें, बाकी मेरा कोई किसी की तरफ तरीके से कोई आक्षेप या टिप्पणी और ना मैंने की। और जैसे पहले पीडीपी में रह चुके, तो मैं उसका बताना कि अभी के हिसाब से देखिए, जैसे अगर जैसे एक मंच कर रहे हैं, तो एक मंच अगर ताजा कर रहे हैं तो नीचे मैसेज ये जाना चाहिए कि यहाँ से लेकर के और आगे एक साथ खड़े हैं और एक साथ में कंधे से कंधा मिला। लेकिन इस मंच पे, दिल्ली के मंच पे नजर है, और यूपी में जाकर के जो है एक दूसरे के खिलाफ, या बंगाल में जाके एक दूसरे के खिलाफ, या बिहार में जाके एक दूसरे के खिलाफ, तो उस प्रकार से उस चीजें उसका मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि लेकिन दिनेश जी अभी तो फिलहाल हम पॉलिटिकल फेसेस इस समय स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन रैली स्थल पे पहुंच गया है और किस तरीके का घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस लेवल पर वहां पर लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ है, जिसमें आम लोग हैं, क्या उसको भी डिनाई कर दिया जाए? क्या नहीं, बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए उसी को। अगेन मैंने बताया कि लोग जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस की अगर से बात करें तो पिछले 2 चुनाव 50 से कम में मतलब तो स्ट्राइक रेट बोले या बजट रेट है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं? जितने लोग आए हैं वो कोर्ट में तब्दील होंगे नहीं है कि उसको देखने के लिए इफेक्टिव तरीके से उनको अपनी रणनीति जो है वो पेश करनी पड़ेगी सभी पार्टी को। ठीक है वेद प्रकाश जी आखिरी सवाल का जवाब सर मैं आपसे लूंगी, आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। बहुत अच्छी बात दिनेश जी ने बोला है, उन्होंने बोला है कि लोग तो पहुंच रहे हैं आपकी रैली में, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? क्या रणनीति है विपक्ष के पास? सर 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, ये आखिरी आंसर आपका। वेद प्रकाश जी मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? पूजा जी इसी सवाल के साथ आपके पास आई हूं। जी पूजा जी, जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि मीडिया में उस तरीके से नहीं दिख पा रहा हो, पर हमें पता है कि हम सब जमीनी जुड़े हुए हैं और इसका परिणाम दिखेगा और लगातार दिख रहा है। ये जो लोग आ रहे हैं, जो आम जनमानस आ रहा है, वो ऐसे यूं ही नहीं आ रहा है कि जो है चले आए हैं। भाई देख, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब विपक्ष के पास में तो कहाँ है कि वो क्या दे सकते हैं, क्या लालच दे सकते हैं कि उस लालच में जनता आ रही है। लालच तो सत्ता दे सकती है, तो अगर ये जो जनता चल के हमारे पास में आ रही है तो हमारे मुद्दे उन तक पहुंच रहे हैं। आज युवा बेरोजगार है, युवा परेशान है, बेरोजगारी दर चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान परेशान है, बेटियां परेशान है, महिलाएं परेशान है। ये सबकी परेशानी है, वो सब आए हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ये वोट में कन्वर्ट होंगे, बिल्कुल कन्वर्ट होंगे। ठीक है और ये दिखेगा। ठीक है, आपके आश्वासन के साथ इस चर्चा का यहीं पर समापन। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो पूजा मिश्रा ने जाते जाते एक बात बोली है, वो बात है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल हो और उसका क्या जो दंत विहीन सरल हो। उनका कहना साफ तौर पर है कि विपक्ष के पास देने को है क्या, ना हमारे पास सत्ता है ना हमारे पास शक्ति है। अगर लोग आ रहे हैं तो उनको कुछ तो उम्मीद होगी और ये वोटों में कन्वर्ट होगा, ये उम्मीद है इस रैली के बाद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।